आज हम बात करने वाले हैं फ्लैट्स के वास्तु के बारे में। अभी तक घरों के वास्तु के बारे में बहुत बात हो गई है कि इस टॉयलेट को यहाँ मूव कर लो, बेडरूम को यहाँ मूव कर लो। पर रियलिटी ये है, आधी से ज्यादा दुनिया आजकल फ्लैट में रह रही है और फ्लैट का वास्तु चेंज नहीं हो सकता। जहां गेट है वही रहेगा, आप दीवारें मूव नहीं कर सकते, टॉयलेट फिक्स होते हैं, इनफैक्ट मास्टर बेडरूम तक फिक्स होता है। तो किस तरीके से फ्लैट्स के वास्तु होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ में अभिषेक भाई फिर से है, तो वेलकम बैक। थैंक यू थैंक यू। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि फ्लैट्स का वास्तु हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। तो अभी मैं रिसेंटली एक बड़ी प्रॉपर्टी में गया जो कि महंगी बिक रही है, 14 करोड़ रुपए की फ्लैट है वहां के। और मैंने अपनी फोन की ऐप निकाली, ऐप में मैंने देखा, मतलब मैं आजकल ये सीन बन गया कि कहीं पे भी जाता हूँ ना तो अपनी फोन की ऐप निकाल के टेस्ट करने लग जाता हूँ। तो करके देखा तो डेटा सही नहीं आ रहे थे और वो कह रहे हैं भाई वास्तु कंप्लायंट है। बंदे बिठा रखे हैं, वो समझा रहा है। ऑल्दो फिर वो जब मैंने उससे थोड़ी सी बात करी तो उसको समझ में आ गया, मुझे पता है, बट कुछ भी चल रहा है। तो ये एक पूरा सीन बताओ। कौन से एरिया में गए थे? यही पास में ही था, रोहिणी के पास में ही इलाका है। अच्छा। हाँ। एक्चुअली चक्कर क्या है, वास्तु बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, तो जब भी कोई व्यक्ति नया घर लेने जाता है तो वो वास्तु चेक करता है। ठीक है। अब दो चीजें होती हैं, एक या तो जो कस्टमर्स हैं जो प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं वो अपने साथ एक वास्तु कंसल्टेंट को लेके जा रहे हैं, या फिर वो खुद ही जाके नॉर्मल कंपास से जैसे आपने चेक किया हुआ वैसे चेक कर रहे हैं। तो बिल्डर्स को भी ये चीज पता है कि अगर हमारा जो फ्लैट है अगर वो वास्तु के हिसाब से ऑस्पिशियस होगा तो जल्दी बिकेगा या महंगा बिकेगा, लोग खरीदेंगे उसको। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने ब्रोशर्स पे अपनी मार्केटिंग में बहुत बड़ा बड़ा वास्तु कंप्लायंट लिखवा दिया। इवन आप कोई प्रॉपर्टी की वेबसाइट खोल लो, जैसे जो ये मैजिक ब्रिक्स 99 एकड़ वेबसाइट आती हैं, आप ये खोल लो, आप उस पे ये लिखो कि मुझे रेंट पे घर चाहिए, आप एरिया डालो 2 BHK आपको रेंट पे घर चाहिए, बजट डालो 20,000 रुपए, उसमें भी लिखाएगा भाई ये वाला रेंट वाला वास्तु कंप्लायंट है। लेकिन अब क्या है, ये जो कीवर्ड है ना वास्तु कंप्लायंट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वास्तु कंप्लायंट है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बिल्डर्स बताता हूँ, करोल बाग चले जाओ आप, दिल्ली की अगर हम बात करें तो आप करोल बाग चले जाओ, कीर्ति नगर एरिया साइड चले जाओ, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे। अब नोएडा की बात करें तो नोएडा में आप चले जाओ, बड़े बड़े जो भी बड़ा प्रोजेक्ट उठा लो आप। मैं ऑलमोस्ट सभी में गया हुआ हूँ क्लाइंट्स के साथ। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक क्लाइंट के साथ गए एक प्रोजेक्ट में, उन्होंने 11 करोड़ 31 लाख रुपए का एक फ्लैट और 2 फ्लैट उन्होंने बुक करे। कितने के हो गए? 12 करोड़ 62 लाख रुपए। 2 फ्लैट हो गए 11 करोड़ 31 लाख रुपए में रॉ फ्लैट मिल रहा है। उसके ऊपर 3-4 करोड़ रुपए लगेंगे इंटीरियर्स में। ठीक है, अरमानी का इंटीरियर है, वर्साचे का इंटीरियर है, अनाप शनाप अलग लेवल का सिस्टम। उन्होंने फ्लैट्स देख लिए, मेरे पास फोन आया, बोले जी ऐसे ऐसे हमने यहाँ पे 2 फ्लैट बुक किए हैं। मैं कहा बुक किए का क्या मतलब है जी? मेरे से बिना पूछे आपने बुक कर लिए, या मतलब मुझे बता रहे हो मुझे क्या करना है? कह रहे नहीं नहीं सर, अभी हमने टोकन दिया है 50 लाख रुपए, वो टोकन रिफंडेबल है क्योंकि हमने वहां पे बोल दिया था कि हमारा वास्तु वाला ओके करेगा तो ही हम लेंगे। बट वो जो प्रोजेक्ट है ना वो पूरा वास्तु के हिसाब से, यार वहां पे उनके 5-6 वास्तु वाले भी बैठे हुए थे, तो बता रहे थे कि N3 के वो अब क्लाइंट मेरे से पूछ रहा है कि भाई साहब ये N3 N4 की एंट्री कुछ होती है क्या? मैं कहा हाँ यार ये तो कॉन्सेप्ट तो अपना ही है। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल होती है। तो बोले ये कहते जी N3 N4 की एंट्री, इससे बढ़िया तो कुछ होता ही नहीं है और वास्तु कंप्लायंट है। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी। बोले बाकी आपका डिसीजन है, जो आप बोलोगे हमने तो वही करना है। मैंने जी आप एक बार मुझे लेआउट प्लान्स भेजो। उन्होंने मुझे लेआउट प्लान्स भेजे, मैंने डिग्रीज वगैरह ली गूगल से और मैंने ग्रिड मारा। एंट्री एक्चुअली में N3 मेजर मतलब 70% N3 में और 20-30% N4 में। अभी मैंने कहा वाह यार, मतलब बढ़िया, किसी बढ़िया वास्तु वाले ने वास्तु किया। लेकिन जब आगे देखते हैं तो उस नक्शे में नॉर्थ ईस्ट में गैस स्टोव, मास्टर बेडरूम जहां पे घर के मुखिया ने सोना है वो साउथ साउथ वेस्ट में, एक टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में, और जिस रूम का टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में उसका बेडरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि डिप्रेशन की डायरेक्शन है। एक बेडरूम आ रहा है ईस्ट साउथ ईस्ट में। और मैं देख के हिल गया। बट दूसरी चीज क्लाइंट ने क्या बोली, बोले मैंने कहा सर एंट्री तो बहुत बढ़िया है, मेरे हिसाब से आपकी जन्मपत्री के हिसाब से भी आपको सूट करती है, सब कुछ ओके है, बट जो ये इंटरनल चीजें हैं ना, ये अगर मैं अपने हिसाब से प्लान करूं तो आप ये ले सकते हो, मतलब ये आपके किचन नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं हो सकता। कह रहे सर बिल्डर ने बोला है कि इंटरनल की जितनी भी दीवाल्स है ना वो सारी मूवेबल है। कह रहे इसमें संकन एरियाज बने हुए हैं, आप संकन एरियाज के हिसाब से प्लानिंग करोगे। किसी भी संकन में आप किचन दे दो, किसी भी संकन में आप टॉयलेट दे दो, संकन जहां पे होगा वहां पे होगा, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। मैंने 1-1.5 घंटा लगा के उसमें वर्किंग करी और अपने को ये हो गया कि हाँ हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। अब बिल्डर के पास गए,
हमने बिल्डर को बोला जी मेरे को ये नक्शा चाहिए, आपने बोला जी दीवारें हट जाएंगी, संकट के हिसाब से मैंने प्लान कर दिया है, क्या ये नक्शा आप दे दोगे? कह रहा अब वहां जाके पहला तो बिल्डर ने बोला कि जी हम चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो बुकिंग अमाउंट ले लिया। बाद में कह रहा है भाई साहब कोई चेंज नहीं हो सकता, जो नक्शा वही मिलेगा। मना कर दे, क्योंकि उसको पता है इलेक्ट्रिकल पाइपलाइन की फिटिंग्स है, सब कुछ है, अंदर चेंज करेंगे, एक फ्लैट में दिक्कत होगी तो पूरी बिल्डिंग टावर गया, सब कुछ गया। तो उसने मना कर दिया, चेंज नहीं हो सकता, मैंने कैंसिल करा दी, भाई पैसे वापस ले लो, अपने को नहीं करना। तो फ्लैट से बेसिकली क्या है, अब यहाँ पे तो क्लाइंट जा रहा है नया फ्लैट लेने, तो नए फ्लैट में तो मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मैं जैसे मैं क्या करता हूँ, मान लो मेरे पास कोई क्लाइंट है जी हमें नया फ्लैट लेना है, तो उनको मैं क्या बोलता हूँ जी आप अपने हिसाब से आप जाओ। उनको मैं 4-5 चीजें बोलता हूँ, मैं कहा जी एक साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में एंट्री ना हो, उसके अलावा कहीं भी एंट्री होगी मैनेजेबल है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट किचन ना हो, किचन साउथ ईस्ट में चलेगी, वेस्ट में चलेगी, ईस्ट में चलेगी, साउथ में, सब जगह चलेगी, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट किचन ना हो। मास्टर बेडरूम आप ये चेक कर लेना मोटा मोटी साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में ना आ रहा हूँ, मतलब डिस्पोजल में ना आ रहा हूँ। 2-4 चीजें उनको मैं बताता हूँ कि जी आप घर जाके सेंटर में खड़े होके मोटा मोटी ये चीजें आप चेक कर लो, और उसके बाद 3 से 4 घर आप शॉर्ट लिस्ट करके उनके नक्शे भेज दो, प्लस उनकी गूगल लोकेशन भेज दो। तो जो आपके लिए बेस्ट होगा हम वो सिलेक्ट कर देंगे, फिर आप उसका टोकन दो, बाद में उसको प्लान करेंगे। तो नए घर में तो हम ये करते हैं। अब मान लो क्लाइंट आ जाए, मैंने ले लिया जी, ले लिया तो फिर तो उसका वास्तु कर ही देंगे। ठीक है, तो अगर ले लिया तो सब कुछ क्यूरेबल होता है? सब कुछ क्योरेबल नहीं होता, सब कुछ क्योरेबल नहीं होता, मतलब आप लगा लो 90% चीजें आप क्योरेबल कह सकते हैं, सब कुछ क्योरेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेजर चीज जो बिल्कुल क्योरेबल नहीं है वो है, अगर आपका मास्टर बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है, आपका बेड साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है, और उस पूरे रूम में जरा सी भी ऐसी जगह नहीं है कि मैं आपकी अपर 60% बॉडी को इधर साउथ में ले जाऊं या साउथ वेस्ट में ले जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो क्योरेबल नहीं है। मतलब ये नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति बोले जी मैं साउथ साउथ वेस्ट में ही सोऊंगा, आप कोई उपाय कर दो, कोई रेमेडी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इवन नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और किचन क्योरेबल है, बट साउथ साउथ वेस्ट में सोना क्योरेबल नहीं है। एक मान लो व्यक्ति की, अगर व्यक्ति ऐसी ईस्ट साउथ ईस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम्स आ रहे हैं और बेड शिफ्ट नहीं हो सकता, तो वो क्योरेबल नहीं है, उस रूम में कोई नहीं सो सकता। तो ये चीज है मेजर। ठीक है। और अगर मैं वहां की एनर्जी की बात करके चलूं, क्योंकि अभी वीडियोस कर करके ना बहुत सारी चीजें समझ में आ गई, सब कुछ क्योरेबल हो गया, बट वहां की लैंड एनर्जी खराब है। अब लैंड एनर्जी जो है ना, वो क्या होगा, अगर लैंड एनर्जी खराब होगी तो वो बिल्डिंग ही नहीं बनेगी, कंस्ट्रक्शन ही नहीं होगी। अच्छा, अगर मान लो कंस्ट्रक्शन हो रखी है, 14-15 टावर खड़े हैं, सब कुछ है, तो हो सकता है। उसके लिए भी आप एक काम ये कर सकते हो, आपको जिस भी प्रोजेक्ट में अपना घर बुक करना है, आप सिंपली क्या करो, गूगल मैप पे उसका प्लॉट एरिया खोल लो। आप प्लॉट एरिया में ऊपर से आप चेक करो कि जो वो टोटल प्रोजेक्ट है उसकी एंट्री कहाँ से है। जैसे मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताता हूँ, नोएडा के अंदर नॉर्थ आई करके एक प्रोजेक्ट है सुपरटेक वालों का, ठीक है, 2 टावर तो गिर गए उनके अभी अभी। नॉर्थ आई, मैं एक्चुअली आपको पता है नोएडा शिफ्ट हो गया मैं, तो नॉर्थ आई ना, जहां पे मैं अभी जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ, उस सोसाइटी के बिल्कुल सामने दिखता है नॉर्थ आई कोने पे। तो एक दिन हम नाइट वॉक, मैं और मेरा कजन, हम नाइट वॉक पे निकले, मैंने कहा यार एक बार ना नॉर्थ आई के पास चलते हैं। मैंने एक्चुअली कुछ र्यूमर्स सुने थे ऐसे कि नॉर्थ आई जैसे बहुत पहले डिलीवर होना था, तो डिलीवर नहीं हुआ, तो ऐसा सुना था कि कुछ लोगों ने कूद के आत्महत्या कर ली, वहां पे भूत प्रेत है, ये है वो है। तो मैं ऐसे में एक बार चल देख के आते हैं वहां की, मतलब कैसी फीलिंग है, क्या है। अब वो जाते आते भूत प्रेत तो निकल गया दिमाग से लेकिन वहां पे क्या हुआ, जब मैंने कंपास लगा के देखा ना, नॉर्थ आई में वो एक्चुअली में एनसीआर की टॉलेस्ट बिल्डिंग बननी थी, और अभी भी वहां पे आई थिंक 44 या 45 टावर्स हैं, और 65 टावर्स की बिल्डिंग बननी थी वो, और वो प्रोजेक्ट एज इट इज पड़ा हुआ है। अब उसमें कुछ 20, 30, 50 एयरबीएनबी खुल गई हैं जिनको पोजीशन मिली थी, बाकी तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। तो वहां पे मैं जाके क्या देख रहा हूँ, उस सुपरनोवा की जो मेन एंट्री है ना प्रोजेक्ट के अंदर जाने की, वो साउथ साउथ वेस्ट में डिस्पोजल में। प्रोजेक्ट फेल हो गया ना। अब मान लो लैंड एनर्जीज अच्छी हैं, आपने देखा वहां जाके, आप लैंड पे खड़े हुए, आपको बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, आपको यॉर्निंग नहीं आ रही, आपको आलस नहीं आ रहा, एक एनर्जी भर गई आपके अंदर, एग्रेशन सा आ गया, तो वो लैंड एनर्जी बहुत अच्छी है। लैंड एनर्जी तो आपने अच्छी चेक कर ली, लेकिन जब बिल्डिंग बननी स्टार्ट हुई और जो बाउंड्री है वो एंट्री डिस्पोजल में प्लान हो गई, क्योंकि बिल्डर की किस्मत भी तो, बिल्डर की हॉरोस्कोप, बिल्डर की दशा, वो भी तो रोल प्ले करेगी ना, वो बन गई डिस्पोजल में, तो क्या करेगी लैंड एनर्जी, खत्म। अब वो उस लैंड एनर्जी ने 45 टावर की बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन बाद में जब बाउंड्री बनी होगी और जब वो डिस्पोजल की एंट्री प्लान हो गई, तो हो गया काम, प्रोजेक्ट रुक गया, लिटिगेशन हो गई सारी। तो वहां पे रहने वाले लोग हो गए, अगर मान लो किसी की कोई सोसाइटी है या कोई गेटेड कम्युनिटी भी है, वहां का अगर एंट्री किसी स्पेसिफिक जोन में आ रही है,
तो वहाँ की कम्युनिटी की हाँ एक नहीं वैसे रहेगा। आपको बताता हूँ, आप रोहिणी पीतमपुरा इलाके में जाओ, किसी बिल्डर को पकड़ो, डीलर प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ लो, उसको बोलो जी मुझे रेंट पे एक फ्लैट चाहिए और मुझे सोसाइटी में फ्लैट चाहिए। वो आपसे 2-3 चीजें पूछेगा, जी बजट क्या है। आपने बोला जी बजट का कोई इशू नहीं, आपको बोलना बजट का कोई इशू नहीं है भाई, 2 लाख रुपए महीना रेंट है, मैं तो वो भी देने के लिए तैयार हूँ, मेरे को तू दिखा दे फ्लैट। अब कभी भी आप नोट करना, प्रॉपर्टी डीलर जब आपको सोसाइटीज दिखाएंगे ना, आप उनसे पूछना भाई सोसाइटी की खास बात क्या है। वो आपको पता है क्या बोलेगा, भाई साहब इस सोसाइटी में ना सारे ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, इस सोसाइटी में सारे बढ़िया बिजनेसमैन अमीर लोग रहते हैं, इस सोसाइटी में मत लेना जी फ्लैट। क्यों भाई साहब, भाई साहब इस सोसाइटी में रोज आए दिन ना पार्किंग को लेकर झगड़ा है, बदमाश रहता है सारे इसमें, झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं इस सोसाइटी में। इस सोसाइटी में वैसे पार्टी का माहौल बहुत है, होली मंगल मिलन दिवाली पार्टी गरबा नाइट्स। बोले भाई साहब सबसे मैक्सिमम जो दूसरी सोसाइटी के लोग इस सोसाइटी में पार्टी करने आते हैं। ये जो सोसाइटी की इमेज है ना, ये कैसे बन रही है, उस पूरी सोसाइटी का सेंटर लेके वहां से जो एंट्री एग्जिट डोर्स है ना, वो उस पूरी सोसाइटी की इमेज को क्रिएट कर रहे हैं। तो वहां से देखा जाएगा। अब मान लो आपने किसी ऐसी सोसाइटी में फ्लैट ले लिया जिसकी मेन एंट्री डिस्पोजल की है, तो वहां जाने के बाद जो है ना, आपको बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा। आपका इंटरनल फ्लोर का वास्तु आपके लिए अलग काम करेगा, लेकिन उस सोसाइटी में जो भी रहेगा वो ग्रो नहीं करेगा। ये वो सोसाइटी का फेट है उसकी मेन एंट्री की वजह से। अब अगर मैं फेसिंग की बात करके चलूं, अभी तक हमने बात करी है कि ये वाला जोन ऐसा है, ये वाला जोन ऐसा है, बट मैं किस जोन को फेस कर रहा हूं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फेसिंग तो एक्टिविटी वाइज आप प्लान करते हो, सबसे पहले मेजर जो इंपॉर्टेंट है वो जोन है। फेसिंग क्या होती है, जैसे मान लो आपने कंपास खोला, मैं यहाँ बैठा, मैंने कंपास खोला, मुझे आपकी तरफ नॉर्थ दिखा रहा है, तो अगर मैं इधर चलूंगा तो मैं नॉर्थ की तरफ चल रहा हूँ कंपास में, तो मतलब मैं नॉर्थ फेस हूँ। ठीक है, इधर ईस्ट फेस हो गया, ये साउथ फेस हो गया, ये वेस्ट फेस हो गया। अब मान लो अगर मैं इसको हम उल्टा करते हैं, मान लो ये ईस्ट फेस हो गया, मैं इधर चलूंगा तो मैं ईस्ट फेस हूं। अगर मैं अबाउट टर्न कर लूं, अब मैं वेस्ट फेस हूं, तो मैं बोलूंगा खड़ा तो ईस्ट जोन में हूं लेकिन मेरी फेसिंग वेस्ट है। ठीक है, समझ गए फेसिंग और जोन का डिफरेंस, समझ गए। अब टोटल हमारी फेसिंग की बात करें तो 8 फेसिंग है, 4 मेजर 4 माइनर। 4 मेजर कौन सी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 4 माइनर कौन सी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अलग अलग फेसिंग्स जो है वो आपके बिहेवियर को, आपके ऑरा को कंट्रोल करती है, मेजरली बिहेवियर को कंट्रोल करती है। जैसे नॉर्थ फेसिंग आपको इमोशनल बनाती है, आप कोई भी काम नॉर्थ फेसिंग करके करोगे, आप वो काम इमोशनली करोगे, इमोशंस के साथ करोगे। ईस्ट फेसिंग आप कोई भी काम करोगे जल्दबाजी में करोगे। साउथ फेसिंग करके आप कोई भी काम करोगे आप एक्शन ओरिएंटेड करोगे, आप फालतू की कोई बात नहीं करोगे। साउथ फेसिंग करके काम करो, भाई मेरा टास्क क्या है, ये काम है ना, बिना ध्यान भटकाए उस टास्क को कंप्लीट करने में आपका दिमाग रहेगा। वेस्ट फेसिंग आप काम फेसिंग करके आप कोई भी काम करोगे तो आपको काम में अगर मजा आएगा तो करोगे, मजा नहीं आएगा तो आप काम नहीं करोगे, आपको मजा आना चाहिए वेस्ट में। तो ये 4 मेजर फेसिंग हो गई। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फेसिंग करके आप कोई भी काम करोगे आपको आइडियाज आते रहेंगे। साउथ ईस्ट फेसिंग करके आप कोई भी काम करोगे तो आपको ये होगा कि भाई मैं इसको और ब्यूटीफाई कैसे करूं, मैं इसमें और स्पार्क कैसे ऐड करूं कि मेरा ये काम रिकॉग्नाइज हो, लोग देखें इसको। साउथ वेस्ट फेसिंग करके आप कोई भी काम करोगे, एक थोड़ा सा स्लो हो जाओगे, दूसरा आपका दिमाग रिलेशनशिप बिल्डिंग पे चलेगा कि यार इस काम को मैं कर रहा हूं ना, तो इससे मेरे और मतलब इसके साथ और क्या रिलेशंस बिल्ड कर सकता हूं मैं। नॉर्थ वेस्ट फेसिंग करके आप कोई भी काम करोगे तो आप दूसरों की भलाई के बारे में सोच के करोगे कि मेरे ये करने से दूसरे को क्या फायदा हो रहा है। तो फेसिंग का बस ये मैटर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ईस्ट में बैठ गए, ईस्ट का जोन कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सोशल कनेक्टिविटी और आपके कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। ईस्ट में बैठ के आप मान लो मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, मार्केटिंग का जोन है। ईस्ट में बैठ के आप नॉर्थ फेस करके मार्केटिंग कर रहे हो, तो जो आपके मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट्स होंगे ना वो इमोशनल होंगे। वैसे पुराने जमाने में मारुति गाड़ी आती थी, हमारी फैमिली कार हमारे पे है तो हमारी इज्जत है, इमोशनल कनेक्ट, मतलब वो अपने बाप को गिफ्ट कर रहा है, बाप रो रहा है, वैसा वैसा सा होगा। ईस्ट में बैठ के ईस्ट फेसिंग करके आप काम करोगे, आप जल्दबाजी में 10 ऑप्शन क्रिएट करके बॉस के पास ले दोगे, भाई नहीं बता दे कौन सा सही, दिमाग नहीं लगाओगे। आप साउथ फेसिंग करके वही काम कर रहे हो, मान लो कुछ एड क्रिएट कर रहे हो, जितना बॉस ने बताया है जो बताया वैसा क्रिएट होगा। वेस्ट फेसिंग करके आप कोई एड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ईस्ट में बैठ के मार्केटिंग कैंपेन कुछ भी, तो आप कॉमेडी, थोड़ा सा कॉमेडी फील ले आओगे उसमें। ठीक है। और अगर मैं घर की एनर्जी की बात करके चलूं फिर से, तो मैंने ना अभी कुछ अलग अलग रेमेडीज देखी है कि एक पानी का बाउल रख दो, उससे नेगेटिविटी एब्जॉर्ब हो जाती है, पिरामिड्स यूज कर लो, विंड चाइम्स यूज कर लो। तो क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक्चुअली घर की एनर्जी को फर्क करते हैं? भाई सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो घर की नेगेटिव एनर्जी है उसको आप एनालाइज कैसे करोगे। अगर आप अपने घर में घुसे, घर में घुसते ही आपका मन नहीं लग रहा, आप एंग्जाइटी दो, इसका मतलब आपके घर में पॉजिटिव ऑरा एनर्जी नहीं है।
दूसरा, घर में घुसते ही आर्गुमेंट चालू हो गए। आप बाहर बड़े खुश थे, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, मजे कर रहे थे, अब जैसी घर में आए आपको वाइफ इरिटेट कर रही है, बच्चे इरिटेट कर रहे हैं, माँ बाप से इरिटेशन हो रही है, या अजीब सा आर्गुमेंट बिहेवियर है, तो इसका मतलब घर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी बेसिकली है क्या? वास्तु दोष। वास्तु दोष ठीक करोगे तो एनर्जी भी ठीक हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या है, जो जितने भी यंत्र ये बोल के बेचे जाते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी को ठीक कर देंगे, वो मूर्ख बनाने के लिए, पागल बनाने। ऐसा संसार में कोई यंत्र मंत्र नहीं है जो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को ठीक कर दे। नेगेटिव एनर्जी को ठीक करने के लिए अगर आप, आपके घर में भजन, कुछ कीर्तन चल रहा है, नाम जप चल रहा है, भगवान का नाम चल रहा है, गायत्री मंत्र चला दो ना, उससे बढ़िया क्या ही है, सिंपल सा। लेकिन वो भी पूरे दिन नहीं चलाना, थोड़ी देर चला दो सुबह, थोड़ी देर चला दो शाम को, बस दैट्स इट। वो नेगेटिव एनर्जी को पूरा खत्म कर देगा। गंगा जल का छिड़काव कर दो घर में, उससे नेगेटिव एनर्जी, और वास्तु जैसी आप घर का ठीक करोगे, नेगेटिव एनर्जी वैसी नहीं रहेगी, ठीक हो जाएगी। और वो जो ये प्रोडक्ट जो है कि जैसे पानी के बाउल की बात करके चले, इसमें तो पैसे लगे नहीं थे, कहते हैं कांच के बाउल के अंदर पानी भर के रख दो और पानी बदलते रहो, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता उससे, बकवास है। अच्छा, और वो जो सॉल्ट लैम्प आते हैं, वो तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, वो तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं वो लैंप्स। मैं आपको सॉल्ट ट्रीटमेंट बताता हूँ, बेसिकली एक्चुअल रियलिटी में जो सॉल्ट ट्रीटमेंट है वो होता क्या है। ऑरा, घर के ऑरा क्लेंजिंग के लिए एक रेमेडी की जाती है, सॉल्ट रेमेडी। उसके अंदर जैसे समुद्री नमक, सेंधा नमक, कोई भी नमक आप ले लो, आयोडीन नमक नहीं लेना टाटा वाला, समुद्री या सेंधा नमक आप ले लो। आपने क्या करना है, एक मुट्ठी नमक लिया, आपके घर की जो मेन एंट्री है वहां से आपने शुरू किया, एक मुट्ठी से ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पूरे घर में स्प्रिंकल करते हुए घर के दूसरे कोने पे चले गए। पूरे घर में आपने नमक को स्प्रिंकल कर दिया। अब आपने क्या करना है, उस कोने से 2 मिनट उसको छोड़ के, ज्यादा नहीं 2-4 मिनट छोड़ के, उस कोने से झाड़ू लगाते हुए पूरे घर में नमक को मेन एंट्री पे लेके आना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो सॉल्ट होता है ना, उसके अंदर नेगेटिव आयंस को सक करने की शक्ति होती है, वो सक कर लेगा। नमक जब आपने एंट्री पे इकट्ठा किया, उसको इकट्ठा करके नाली में फेंक दो, फ्लश कर दो, टॉयलेट में फ्लश कर दो या नाली में फेंक दो। वो एक्टिविटी आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को कुछ दिनों के लिए, 45 दिन या 60 दिन के लिए बूस्ट करके रखेगी, मतलब खत्म कर देगी, पॉजिटिव एनर्जी को बूस्ट करके रखेगी। लेकिन अब ये सॉल्ट का ट्रीटमेंट करे कौन? काम वाली कर नहीं सकती, करना आपको ही है। तो लोगों ने क्या किया, भाई एक काम करते हैं, सॉल्ट के लैंप्स बना देते हैं, क्रिस्टल लैंप्स बना देते हैं, बस तुम इनको अपने घर पे जला दो। वो जो सॉल्ट लैंप है ना, अगर एक्चुअली में वो समुद्री सॉल्ट है, उसको अगर आपने अपने घर पे रखा तो फेंकना तो है ही नहीं ना, तो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करे जा रहा है। आपने पानी, एक बाल्टी ली, रख के उसमें नलका चला दिया, जब बाल्टी पूरी ऊपर तक भर गई, आप क्या करोगे? उस बाल्टी का पानी कहीं फेंक के आओगे क्या? किसी कुछ करोगे? नल पानी आपने फेंका नहीं, नलका चालू है, तो पानी तो ओवरफ्लो करने लग जाएगा ना। वो सॉल्ट लैंप्स जब ब्रांड न्यू होते हैं तब तो वो ठीक काम करते हैं, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम भी क्या, मात्र 12 घंटे में वो उसमें नेगेटिव आयंस इतने हो जाते हैं कि बोन को रिलीज करना चालू कर देंगे। तो वो नेगेटिव एनर्जी का स्रोत है। मैं तो जितने फिकवाए हैं, मैं तो करोड़ों रुपए के सॉल्ट लैंप्स कूड़े में फिकवाए क्लाइंट्स के। कई क्लाइंट तो ऐसे बोलते हैं, वैसे सॉल्ट लैंप लगा, हटा दी, अच्छा लग रहा है। तो यहीं से मेरे दिमाग में एक और चीज आई कि क्या हम कोई छोटे बाउल के अंदर नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के हर घर के कोने में रख सकते हैं और उसको हर हफ्ते बदलते रहो, ऐसे कुछ नहीं रखना। वो 2 मिनट का एक्टिविटी है वो। अच्छा, वो एक्टिविटी 2 मिनट की, आप किसी कोने में नहीं रख सकते, आप बस करो। एक और इससे बताता हूँ, ये जो मैंने आपको सॉल्ट रेमेडी बताई, अब भाई स्प्रिंकल कौन करे, झाड़ू कौन मारे, लोगों ने क्या इसका ऑल्टरनेटिव बना दिया। और लोग अपना दिमाग भी तो लोग लगा लेते हैं ना बहुत ज्यादा। ऑल्टरनेटिव क्या बना दिया, भाई एक काम करो, पानी में नमक मिला के नमक के पोचे लगा दो। नमक के पोचे जितने घरों में लगते हैं वो घर बर्बाद हैं। मतलब कोई चेक कर लेना, जो घरों में नमक के पोचे लगाते हैं ना, उन घरों में लड़ाइयां होंगी, डिफेम होगा, उनका सूर्य खराब हो जाएगा। क्योंकि नमक का पोचा जब आप लगाते हो, फिर उसी पे आप चल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो सूर्य को इफेक्ट करता है। तो नमक के पोचे घर में नहीं लगवाने चाहिए। ठीक है। और अभी जैसे अपने चेंजेस की बात करके चली, फ्लैट की बात करके चलते हैं, तो चेंजेस हो गए, टेप लगा ली या कुछ स्ट्रिप्स लगा ली या कुछ और करा लिया, बट अगर वो घर रेंट का है तो रेंट में आप स्ट्रिप मत लगाओ ना, फिर कलर टेप लगाओ। ठीक है, सिर्फ टेप के अलावा, क्योंकि दीवार पे कुछ लगाने नहीं देते। दीवार पे तो भाई करना पड़ेगा, वो फिर दिक्कत रहेगी। उसके अंदर फिर आप ये कर सकते हो, देखो, या तो आप अपने लैंडलॉर्ड से बात कर लो कि ये दीवार का कलर ऐसे है, तो मैं यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर कराना चाहता हूँ, मतलब अपने लिए, और पैसे मैं दूंगा। अगर लैंडलॉर्ड मान जाए तो ठीक है, नहीं माने और आप घर चेंज नहीं कर सकते, उसका सिंपल सा एक तरीका है, क्रीम कलर की शीट ले आओ, एक कोने से दूसरे कोने तक टेप से तो चिपका सकते हो। डॉक्टर टेप आती है, दूसरी कोई भी टेप आती है, उससे वो उस पर चिपक जाएगी। जो विजिबल है उसका इफेक्ट है, पीछे का तो इफेक्ट है। अब जैसे मान लो ये दीवार पे डार्क ग्रे कलर है, इसको अलग खुरचोगे तो व्हाइट सीमेंट आ जाएगी,
उसको और थोड़ा खुरचोगे ग्रे कलर की सीमेंट आ जाएगी, उसको और खुरचोगे लाल रंग की ईंटें दिखाई देंगी, लेकिन इफेक्ट किसका आ रहा है? ग्रे कलर का। तो जो चीज विजिबल है उसका इफेक्ट है, तो आप चद्दर से कवर कर दो उसको, और क्या कर सकते हो। मैं रेमेडीज पे फिर से आता हूँ। जो पिरामिड्स होते हैं, क्या वो इम्पैक्ट करते हैं या वो भी ऐसी ही है रेमेडी? पिरामिड्स इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा करते हैं, बट पिरामिड को बहुत ज्यादा गलत तरीके से वास्तु में यूज किया जा रहा है। बेसिकली देखो, दो टाइप के कंसल्टेंट्स हैं, एक हमारे जैसे जो फीस लेते हैं ठोक के, और रेमेडीज होती है कम और वही असरदार। दूसरे कंसल्टेंट्स क्या है, वो फीस नहीं ले पाते, उनकी फीस है 1100, 2100, 5100, 11,000, लेकिन जैसे ही वो आपसे 11,000 रुपये चार्ज करेंगे, वो आपके नक्शे के ऊपर आपको 3-3.5 लाख रुपए की रेमेडीज मार्क करके देंगे। वो आपके नक्शे पे पता मार्किंग्स कैसे आएंगी, यहाँ पे ग्रोथ पिरामिड लगाना है, यहाँ मनी पिरामिड लगाना है, यहाँ एनर्जी पिरामिड लगाना है, यहाँ पे प्रोस्पेरिटी पिरामिड लगाना है, यहाँ पे प्रोटेक्शन पिरामिड लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है, वो लगाना है। अब आप बोलोगे ये भाई साहब जो सामान मिलेगा कहाँ से, ये तो जी हमारे पास ही मिलता है। तो भाई साहब फिर ये आप बताओ, ये लगा दो। बोले जी ये तो चार्जेबल है। क्या चार्जेबल है भाई साहब? ये जो मनी पिरामिड है ये 55,000 रुपए का है, ग्रोथ पिरामिड है ये 40,000 रुपए का है, ये इतने का वो 3-3.5 लाख का आपका बिल बना देंगे। अब आप क्या करोगे भाई, 11,000 तो लग गए। अगर आपके पास पैसा है तो आप वहां पे वो पैसा दोगे, वो सारे तान लगाओगे। वो जो मनी पिरामिड 55,000 रुपए का बिक रहा है उसकी एक्चुअल कॉस्ट 1,500 रुपए, और जो मुझे बेच रहा है वो भी कमा रहा होगा, तो उसको 1,000 रुपए का ही आ रहा होगा, तो ये उसकी एक्चुअल कॉस्ट है। तो यहाँ पे ना पिरामिड्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक्चुअली में पिरामिड इज अ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी, और पिरामिड क्या करता है, किसी भी जोन की एनर्जीज को 108 गुना एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफायर समझते हो आप, जैसे गाड़ियों में सिस्टम में लगता था पहले ना, हाँ। मुझे एक आपने स्पीकर की फुल वॉल्यूम कर दी जितनी उसकी कैपेसिटी है, एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको और बढ़ा देगा, फटने लगेगा स्पीकर। तो पिरामिड्स क्या करते हैं, मान लो नॉर्थ की डायरेक्शन आपको रोज के 10 कस्टमर दे रही है, उसकी इतनी कैपेसिटी है, आपके घर में इतनी एनर्जी है उसकी, पिरामिड क्या करेगा, वो 10 को 20 कर देगा, 10 को 100 कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा बहुत ज्यादा। लेकिन पिरामिड लगते एक घर में या तो मैक्सिमम 1 या 2, इससे ज्यादा पिरामिड यूज ही नहीं होते। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, दीवार पे पिरामिड, छत पे पिरामिड, जमीन के अंदर पिरामिड, बेडरूम में पिरामिड, सारे में पिरामिड। लगता कैसे एक्चुअल प्रोसेस? पिरामिड केवल 2 तरीके के आते हैं, एक प्लास्टिक का पिरामिड, एक वुडन पिरामिड। प्लास्टिक का पिरामिड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, अंदर से हॉलो होना चाहिए, पिरामिड के अंदर अगर पिरामिड है वो काम नहीं करेगा। वुडन पिरामिड में मेक श्योर कील नहीं लगी होनी चाहिए, वो फेविकॉल से पेस्टेड होता है। 12 इंच बाय 12 इंच और 10 इंच उसकी हाइट होती है, या फिर 8 इंच बाय 8 इंच, 5.5 से 6 इंच उसकी हाइट होगी। पिरामिड प्लास्टिक के छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, वुडन पिरामिड थोड़ा बड़ा ही आता है, मतलब 10-12 इंच का ही है, वही बढ़िया है। और उसको रखना कहाँ से होता है, कहाँ पे होता है? पिरामिड को सिर्फ और सिर्फ फ्लोर पे रखना है, नॉर्थ साउथ एक्सिस के अलाइन करके। पिरामिड किसी भी एक लाइन को नॉर्थ साउथ एक्सिस के अलाइन कर दो। जैसे अगर आपका नॉर्थ 0 डिग्री है तो आपने नॉर्मल रख दिया, लेकिन अगर आपका नॉर्थ 45 डिग्री राइट में टिल्ट है तो पिरामिड आपको टेढ़ा करके रखना पड़ेगा, और उसको चिपकाना है, उसको सिर्फ जमीन पे रखना है। अगर आपने उसको दीवार पे चिपकाया, अगर आपने उसको छत पे लगाया, अगर आपने उसको जमीन में गाड़ा, वो नेगेटिव इफेक्ट देना चालू करते हैं। मैं क्लाइंट के यहाँ पे गया, एयरपोर्ट पे मुझे लेने आए, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड पे पिरामिड चिपका हुआ था, उस पे लिखा हुआ है प्रोटेक्शन पिरामिड। मैंने क्लाइंट से पूछा, मैंने कहा सर ये क्या है? बोले सर दिस इज प्रोटेक्शन पिरामिड, हमने पायरा वास्तु कराया हुआ है, पिरामिड वास्तु कराया हुआ है। मैं जी प्रोटेक्शन पिरामिड क्या होता है? बोले सर ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। भाई साहब ये 40 की स्पीड पे क्यों चला रहे हो गाड़ी? फिर जब एक्सीडेंट होना है नहीं, इसको 140 पे चलाओ, जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी काम करके जल्दी हम आगे वापस चलेंगे। कह रहे सर कैसी बात कर रहे हो? मैं कहा आप कैसी बात कर रहे हो, गाड़ी में आपने लगा दिया, आपको एक्सीडेंट नहीं होगा, ये लॉजिक हुआ। चाबी के छल्ले में पिरामिड, ये इतनी बड़ी मार्केट बना दी पिरामिड की, इतनी बकवास चीजें इंट्रोड्यूस करके, तो गलत है वो चीजें। तो पिरामिड के वास्तु को कहते हैं पायरो पिरामिड, पायरा वास्तु। पायरा वास्तु पूरा बताओ, कंसेप्ट है क्या? पिरामिड बेसिकली 2 शब्दों से मिलके बना है, पायरा प्लस मिड। पायरा का मतलब होता है फायर, मिड का मतलब होता है हाउस, तो पिरामिड हुआ हाउस ऑफ फायर। एक व्यक्ति पिरामिड बेचते थे, उनको पता चला कि भाई ये पिरामिड बनता तो इंजेक्शन मोल्डिंग प्लांट था उनका उनको पता चला कि भाई ये जो पिरामिड है जिसको मैं बना के देता हूँ, वो मेरे से तो बनवा के 100 रुपए में लेके जाता है, मार्केट में 1500 का बेचता है। बोला भाई मेरे को कॉस्टिंग आ रही है 60 रुपए की, मैं कमा रहा हूँ 40 रुपए, इसको कॉस्टिंग आ रही है 100 रुपए की, ये कमा रहा है 1400 रुपए। तो बोला भाई मैं भी क्यों इनको डायरेक्ट मार्केट में बेचना चालू करूँ। उन्होंने भाई साहब एक पूरा का पूरा पिरामिड वास्तु करके कॉन्सेप्ट ही बना दिया, और उन्होंने ऐसी तबाही मचा रखी है मार्केट में, मतलब इतने लोग बर्बाद हो गए उस पिरामिड वास्तु के चक्कर में। घरों में पिरामिड गाड़ गाड़ के बस ये है कॉन्सेप्ट। वैसे तो वेस्ट है वो कॉन्सेप्ट, कुछ किसी काम का नहीं है। मतलब जमीन पे रखा जाए तो सही है, ओनली एंड ओनली अगर आप जमीन पे रख रहे हो तो सही है। आपने उसको जमीन में गाड़ दिया, बेसिकली वो क्या करता है,
इंटेंशन बेस्ड है। वास्तु में कोई भी रेमेडी आप प्लान कर रहे हो तो इट इज कंप्लीटली आप किस इंटेंशन से वो रेमेडी कर रहे हो। जैसे पिरामिड को वो लोग क्या करते हैं, आड़े तिरछे प्लॉट को सीधा करने के लिए यूज करते हैं। थोड़ा समझाओ। जैसे एक प्लॉट है इरेगुलर शेप्ड है, आप ऐसे एक रेक्टेंगल बना के चारों तरफ पिरामिड गाड़ दो, एक दो चार 3 फुट के गैप पे पिरामिड्स बना दो, और आपकी इंटेंशन ये है कि इसको स्क्वायर करना है, तो वो ब्रह्मस्थान उसके बीच में एकत्रित हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको अब मैंने एक केस आया मेरे पास, उसकी E4 की एंट्री थी और फैक्ट्री थी और बढ़िया काम चल रहा है। एक भाई आ गया उसके पास कि भाई तू वास्तु करा ली, पिरामिड लगाऊंगा, मजा आ जाएगा, पिरामिड लगवा ले। उसने बोला लगा दे भाई, कितना खर्चा है भाई, 2-2.5 लाख रुपए, कोई बात नहीं लगा दे। अब उसका इरेगुलर शेप, फैक्ट्री के प्लॉट्स तो मोस्टली इरेगुलर होते हैं, वो कह रहा जी पहले ना मेरे को आपका ये इरेगुलर है, इसको पहले मैं रेक्टेंगल बना के वो करूंगा। उसने सारे में पिरामिड्स गाड़ दिए रेक्टेंगल बनाने के चक्कर में। वो क्या हुआ, वो जो E4 की एंट्री थी ना, ब्रह्मस्थान शिफ्ट होकर वो E6 में चली गई। कमिटमेंट फेलियर में, मनी ब्लॉकेज, कमिटमेंट फेलियर, मार्केट में नाम खराब, रेपुटेशन लॉस, बर्बाद हो गया, जीरो, फैक्ट्री बंद हो गई। मेरे पास आया केस, मैंने देखा जी क्या हुआ, बोला जी हमने कोई चेंज नहीं करा, हमने कुछ नहीं किया, हम इतना बढ़िया चल रहा था सिस्टम, पता ही नहीं किसकी नजर लगी, सब खराब हो गया। मैं उनकी फैक्ट्री में गया तो वहां पे मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ लैंड नॉर्मल था, कुछ कंक्रीट का था। तो कंक्रीट के लैंड में ना मेरे को गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं, स्क्वायर। मैंने कहा ये क्या है, फर्श में आपने क्या किया हुआ है? बोले अच्छा सर ये ना हमने पिरामिड गाड़े थे। मैं कहा जी पिरामिड सारे निकलवा दो जितने भी गाड़े थे, और उसके बाद वास्तु करेंगे। पिरामिड्स निकल गए, गड्ढे भर गए, सब कुछ हो गया। मैं कहा जी 1 महीना ऑब्जर्व करो, पिरामिड निकलने के बाद क्या सीन है, 1 महीने बाद वास्तु करेंगे। 1 महीने के बाद मैंने क्लाइंट से पूछा, मैं क्या चल रहा है? बोले सर गाड़ी पुरानी ट्रैक पे आ गई है। मैं कहा डन सर, अब मैं आपको कुछ रेमेडीज मार्क करके देता हूँ, बस आप वो कर लेना और बूस्ट हो जाएगा सिस्टम। क्लाइंट पता मुझे क्या कह रहा है, सर मैं एक्चुअली मैं कुछ करना ही नहीं चाहता, जितना अभी हो गया ना 1-1.5 महीने में, कह रहा मैं उसी में ही ठीक हूँ। वो भी उसको एक्चुअली में कुछ करना भी नहीं था, उसका वास्तु तो पहले ही सेट था, पिरामिड ने खराब कर दिया। तो आपने बोला एनर्जी बढ़ जाती है जोन की पिरामिड रखने से, तो अगर नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी बढ़ जाएगी, ऐसा भी होगा? नेगेटिव एनर्जी तो होती नहीं ना, कोई जोन इम्बैलेंस है थोड़ा सा, ये वो बैलेंसिंग में मदद कर सकता है। बैलेंसिंग में मदद, जैसे फॉर एग्जांपल कट है तो कट के लिए यूज कर सकते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट एंजाइटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने गलती से ईस्ट साउथ ईस्ट में पिरामिड लगा दिया तो आप सोचो कि एंजाइटी डिप्रेशन मल्टीफोल्ड हो गया, वो नेगेटिव है। मान लो आपने गलती से डिस्पोजल में पिरामिड लगा दिया, रातों रात खत्म ही हो गया सिस्टम सारा। मान लो आपने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में पिरामिड लगा दिया, भूत प्रेतों की टोली आके खड़ी हो जाएगी आपके सामने, अच्छा ऐसी तैसी कर देगी। तो ये है सारा सिस्टम। मतलब आइडियली मैं वेस्ट में लगा सकता हूँ, नॉर्थ में लगा सकता हूँ, पॉजिटिव जोन्स में आप लगा सकते हो, लेकिन एक घर में या तो 1-2 बस। और हर जोन के अलग अलग पिरामिड्स आते हैं। वुडन पिरामिड तो कॉमन है, ठीक है। जो ब्राउन कलर का आता है वो तो आप सारे पॉजिटिव जोन्स में यूज कर सकते हो, फायर में और अर्थ में यूज नहीं करते। अच्छा, वेस्ट में करो, नॉर्थ में करो, नॉर्थ ईस्ट में करो, ईस्ट में करो, दैट्स इट। इन 3-4 जोन्स में हम यूज करते हैं, बाकी यूज ही नहीं करते किसी जोन में। और दूसरा वुडन पिरामिड सब में चलेगा, नहीं तो प्लास्टिक के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आते हैं, जैसे ब्लू पिरामिड नॉर्थ में लगा दो, ग्रीन ईस्ट में और व्हाइट वेस्ट में। अच्छा, और उनके कलर्स ही आते हैं बेसिक। कलर्स भी आते हैं हाँ। और जैसे अगर मैं अपनी स्टेज की बात करके चलूँ, मुझे यहाँ लगाना है, तो क्या मैं लकड़ी के ऊपर लगाऊंगा, लकड़ी के नीचे गड्ढा करके लगाऊंगा? नहीं नहीं, जो ये फ्लोर लेवल है यहीं लगाओगे, लकड़ी। आप यहाँ भी रख सकते हो, मतलब फ्लोर लेवल पे। अच्छा ओके, समझ गया मैं। मतलब सीधा ही रखना है। सीधा रखना है, आप ऐसे दीवार पे नहीं लगा सकते, छत पे नहीं टांग सकते, जमीन में गाड़ नहीं सकते। समझ गया मैं। चाहे इस पे रखो, चाहे कारपेट पे रखो, सबसे ज्यादा इफेक्ट नीचे फ्लोर पे रखने पे आएगा। ठीक है। ठीक है, मान लो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे अपने पास जगह है, आप यहाँ रख दोगे तो भी इफेक्ट आए। तो कोई बंदा अपनी ऑफिस की टेबल के ऊपर भी रख सकता है? रख सकता है, अगर वो दूर से गया हो। ऑफिस की टेबल वेस्ट में आ रही है, टेबल के नीचे जगह नहीं है, तो वो टेबल के ऊपर रख देगा वेस्ट में, तो भी ठीक है। ठीक है। और अंदर रखा जा सकता है? विजिबल होना चाहिए। विजिबल होना चाहिए। ठीक है, समझ गया। विजिबल होगा तो ही इफेक्ट आएगा। अभी आपने दबाने की बात करके चली, तो मेरे को कोई बता के गया कि भाई अपनी टाइलें तोड़वा के ना इस जगह के अंदर मैं आपको कुछ स्टड दूंगा, ये पता नहीं ऐसी कुछ चीज बोली थी, स्टड ही बोला था शायद, वो दबा दो। वो क्या है, वो कामयाब चीज है या फिर वो नुकसानदायक है? नहीं भाई, वो स्टड्स क्या होते हैं, जैसे मान लो नॉर्थ कट है तो वहां पे एडवाइजेबल होता है ब्लू कलर ऐड करो, ब्लू बल्ब ऐड करो, है ना, ताकि उसकी एनर्जी बूस्ट हो। ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एल्यूमिनियम की रॉड ले लो सॉलिड, इतने साइज की, 1 उंगली साइज की ले लो, नॉर्थ में ड्रिल करो, एल्यूमिनियम की रॉड उसमें डाल दो। तो क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो भी वाटर एलिमेंट है, तो आपको फिर वो ब्लू बल्ब या वो नहीं करना पड़ेगा। ऐसे लगाना है या फिर ऐसे ऐसे सीधा खड़ा कैप्सूल की तरह। तो इतना गहरा करो, मतलब जैसे फ्लोर सिस्टम में तो उसमें तो हो नहीं सकता। हो सकता है ना, ड्रिल हो जाएगी, वो नीचे वाले फ्लोर पे पहुंच जाएगा। नहीं पहुंचेगा ना, इतना जो छोटा ले लो ना। अच्छा, इतना भी हाँ और क्या। ठीक है।
ऐसे ही हर जोन के लिए मेटल लगाते हैं। और वो स्टड क्या होते हैं? उसी को स्टड बोलते हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में तो छर्रे टाइप की चीजें होगी वो हाँ, उसी को स्टड बोलते हैं। अच्छा, और एक पीस डाल दो काम हो जाएगा, या जोन जोन के दो हिसाब से तीन कटा है? जितने मर्जी डाल दो, थोड़े से डाल दो, ओके। और इसका तो कोई कॉस्ट ज्यादा होता नहीं होगा, 2-3-5 रुपए का आता है। और इसमें बहुत पैसे लेते हैं। लेंगे ही वो तो। अच्छा, वही वही प्रोडक्ट बेचने वाली साइड। प्रोडक्ट बेचने वाले कंसल्टेंट तो लेंगे ना, जैसे हम तो फ्री दे देते हैं। ठीक है। तो अब फाइनली पूछता हूँ, कोई ऐसी 5 टिप्स आप लोगों को देना चाहो जो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं। जो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं और मतलब बिल्ड ऑलरेडी रह रहे हैं, हाँ, रह रहे हैं, अब तो हो गए। सबसे पहली चीज अपनी एंट्रेंस को बैलेंस करो। रेंटल या ओन्ड, मतलब दोनों चल रहा है। दोनों बता दे, चलो ठीक है। सबसे पहले अपनी एंट्रेंस को बैलेंस करो। सबसे पहले नॉर्थ में, ईस्ट में और साउथ में अगर एंट्रेंस है तो बाहर अपना मैट्स लगा दो। नॉर्थ में ब्लू मैट, ग्रीन मैट, ईस्ट में ग्रीन मैट, साउथ में ग्रीन या रेड दोनों चलेंगे, मैट्स लगा दो। उसके अलावा कोई कलर यूज मत करो। मान लो साउथ फेसिंग, साउथ में एंट्री है और अगर आपने वहां ब्लू मैट लगा रखा है, वो इम्बैलेंस हो गया, आप वहां ग्रीन लगाओ, रेड लगाओ, ओके है। साउथ वेस्ट की एंट्री है, येलो मैट लगाओ। वेस्टर्न साइड में कहीं भी एंट्री है, व्हाइट कलर का मैट लगाओ। मैट्स लगाने से आपकी एंट्री बैलेंस हो गई। एंट्री बैलेंस होने के बाद आप अपने घर के सेंटर में खड़े होकर देख लो किचन टॉयलेट्स कहाँ कहाँ पर है। तो नॉर्थ में, ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में ग्रीन टेप लगा के, साउथ ईस्ट में रेड और ग्रीन दोनों लगती हैं, वो लगा लो। साउथ वेस्ट में येलो लगा लो, वेस्ट में है तो येलो व्हाइट दोनों लगते हैं, वो लगा लो। टेप्स लगा दिया आपने, किचन को पत्थर लगा के बैलेंस कर लो, टेप्स लगा के बैलेंस कर लो। उसके बाद एंटी कलर्स अगर हैं, नॉर्थ में रेड येलो है, या तो चेंज कर लो लैंडलॉर्ड से पूछ के, या वो क्रीम कलर की चादर टेप से चिपका दो, दैट्स इट। ठीक है, कलर बैलेंसिंग कर लो, ये कर लो। ठीक है। तो सबसे पहले थैंक यू भाई, मजा आ गया। नए टॉपिक्स के बारे में बात करी है। कई लोगों ने फ्लैट्स के बारे में पूछा था, तो इसलिए मैंने कहा फ्लैट के ऊपर करा जाए। और बीच में फिर हमने पिरामिड इंट्रोड्यूस किया, तो एक तरह से आपने पूरा साइंस ही बोल दी कि किस तरीके से पिरामिड वास्तु काम करता है और क्या गलतियां लोग कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, करुणा दान वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।